पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे इस वक्त लोग ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं उनको डील की ऑफर हो चुकी है, और फिर दूसरी जानब से भी खबरें आ रही थीं कि हाथ अब होला रखा जाएगा, बैक डोर्स के ऊपर मामला तय हो रहे हैं, कुछ बंद कमरों में इमरान खान की और ताकतवर लोगों की मुलाकातें हो रही हैं। और ये खबर जो है वो आपने सोशल मीडिया पर देखी भी होगी, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने इसको ब्रेक किया था, लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आई हैं और उससे ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिन, यानी कि आइंदा आने वाले हफ्ते जो हैं वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होने जा रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि इस वक्त साइफर का केस है और ये केस अपने हतमी मराहिल में है। और जो सेक्रेटरी अदालत के खुसूस जज हैं अब्दुल हस्ताज जुल्करनैन साहब, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि जनाब 4 हफ्तों के अंदर इसका ट्रायल पूरा हो जाएगा। तो उस सब के अंदर आज फौज के सुप्रीम कमांडर जो है उनको बुलावा आ चुका है। ये साइफर का केस बड़े खतरनाक मोड़ में गया है। और बुलावा क्यों हुआ है? आज फौज के सुप्रीम कमांडर की बात हुई है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो साबका हो चुकी है, उसके हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि साइफर का केस है। और फिर इमरान खान साहब ने भी जेल से अपना हंगामी पैगाम जारी कर दिया है कि मुझे सजाए मौत हो जाएगी। ये मामला क्या है, माजरा क्या है कि आज कौन सा इमरान खान साहब ने अपना पैगाम जारी किया, उसमें क्या कुछ बताया गया। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो आज सबले जंग बजा है कि पूरी की पूरी पीटीआई जो है उसको उड़ा के रख दिया गया है, फारिग होने जा रही है, ये मामला क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दो जो बड़ी खुशखबरियां थी। एक ये था कि असद कैसर साहब जो हैं उनको मर्दान की अदालत ने रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया था, उनकी जमानत हो गई थी। और फिर असलम जावेद जो हैं उनको भी आज जनाब रिहा करने का हुक्म दिया गया था। आज दोनों रहनुमा जो हैं उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। असद कैसर को डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को डिस्ट्रिक्ट जेल मर्दान के अहाते से सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया, यानी कि अदालत के अहाते से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल खबर है। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, अब इनका तरीका बादत आपको समझाना चाहता हूं कि इलेक्शन जो हैं वो तो एक दूसरे के खिलाफ लड़े जाएंगे, बयानबाजियां भी एक दूसरे के खिलाफ की जाएंगी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे ये दोनों पार्टीज मिलकर बैठेंगी और PDM जैसी हुकूमत, यानी कि PDM प्लस हुकूमत बनाई जाएगी, जो कि जरदारी साहब का फार्मूला है। वो फार्मूला मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूं कि इंतखाबात अलग अलग लड़े जाएंगे, इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात होंगे, लेकिन जनाब जो है वो सब मिलकर एक कौमी हुकूमत बनाएंगे, जिसका आज जो है वो अंदर खाते फैसला हुआ है। तो आज फिर से बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने नून लीग के ऊपर तीर के निशाने बरसाए हैं। उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब वोट को इज्जत दिलाएं, वोट की बेइज्जती ना करें। मियाँ साहब से मुतालबा है कि इंतजामिया की बजाय अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें, यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी वार कर रहे हैं, वो एक सियासी जमात के ऊपर भी वार कर रहे हैं। जब आपने मिलकर बैठना है, जब आपने मिलकर हुकूमत चलानी है, तो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का बयानिया बनने की क्या जरूरत है? ये एक अहम सवाल है कि इसके पीछे असल मकसद क्या है कि आप जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा नजरियाती इख्तलाफ है, उनकी अपनी तारीख है, मेरी अपनी तारीख है, इलेक्शन के दौर में अपने नजरिया, आइडियोलॉजी और मंशूर पर चलूंगा। मियाँ साहब से मुतालबा है कि इंतजामिया की बजाय अपने नजरिए और मंशूर पर इलेक्शन लड़े, यानी कि उन्होंने वही बात कर दी कि जनाब मेरा अपना नजरिया है, मैं अपनी आइडियोलॉजी को इलेक्शन लड़ूंगा, आप अपनी आइडियोलॉजी को इलेक्शन लड़ें, लेकिन खाना हमने मिलकर है, पैसा हमने मिलकर बनाना है, हुकूमत हमने मिलकर चलानी है, सारा कुछ हमने मिलकर करना है, लेकिन ये सारा कुछ हमने ऐसा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रावण की तरफ किसी ना किसी तरीके से हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। वो समझते हैं कि बादशाहों की तरह दरबार में हाजिरी लगाओ, उससे हवा बनती है, अवाम हवा बनाते हैं, अवामी फैसला करते हैं, अवाम का फैसला आपको मानना पड़ेगा। अगर अवाम का फैसला सबको मानना पड़ जाए तो भुट्टो साहब फिर सूरत हाल आपके मुखालिफ हो जाएगी, आपको सिंध में हुकूमत बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर नून लीग के लिए जनाब पंजाब के अंदर 2 सीटें लेना मुश्किल हो जाएगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कबाड़ा निकल जाएगा, PTI पार्लियामेंटेरियंस का कबाड़ा निकल कर रह जाएगा। अगर अवाम का फैसला मान लिया जाता है, अवाम का फैसला मान लिया गया, तो सूरत हाल किसी और जानब चले जाएगी। फिर वही आप तशद्दुद सियासत देखेंगे, फिर आप वही बयानात देखेंगे, फिर आप वही पाकिस्तान में सिविल वार जैसी सूरत हाल जो है उसको बनते हुए देखेंगे।
یہ جناب یہ بڑی امپورٹنٹ تھی. اور پھر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے خلاف آج بہت بڑا طبل جنگ بچا ہے. انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات میں اکبر ایس بابر جو ہیں وہ جو ایک بہت بڑا رفڑ کرنے جا رہے ہیں, وہ پھڑ ڈالیں گے اس سارے کھیل کے اندر. وہ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ اس کو چیلنج کریں گے, اور چیلنج کر کے یہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشنز کروائے ہیں, جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں, کہ جو گور علی خان صاحب ہے ان کے مقابلے میں کوئی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں تھا, تو لہٰذا یہ غیر آئینی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو قلعدم قرار دے اور پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لے لے. عمران خان صاحب نے یہاں پر وہ چیئرمین شپ سے دستبردار ہو گئے کیونکہ بلے کا نشان بچانا تھا, اور تاکہ بلے کا نشان اس وقت پاپولر ہے, عوام اس کے اوپر ووٹ ڈال سکے, عوام کو آگاہی ہو سکے, تو عمران خان صاحب پیچھے ہوئے, اسٹیپ بیک کیا. انہوں نے جناب وکلا کو اپنے پارٹی جو ان کے حوالے کر دی. بیرسٹر گور علی خان صاحب جو ہے ان کو پی ٹی اے کا چیئرمین بنا دیا. تو اس سب کے اندر جناب آج اکبر ایس بابر صاحب نے بڑی اہم ترین گفتگو کی ہے, جس کو میڈیا نے لائیو کوریج تھی, میڈیا پر وہ پریس کانفرنس نشر بھی ہوئی, اور لکھا گیا کہ بانی رہنما پاکستان تحریک انصاف. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب جب پی ٹی اے کے جناب وہ جنرل سیکرٹری تھے, انہوں نے ان کا ٹرمینیشن لیٹر جو ہے وہ جاری کر دیا تھا, ان کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا گیا تھا. تو 13 سال کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی سیکرٹریٹ کا دورہ کیا اور کہا کہ جناب بانی رہنما میرے ساتھ ہیں, تو لہٰذا میں پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بننا چاہتا ہوں. آج جنہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت میں آج ایک اور کالے باب کا اضافہ ہوا ہے. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حقائق جو ہے وہ سامنے رکھنے ہیں. ہمارے تحفظات تھے کہ الیکشن پارٹی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ سلیکشن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر ہمارے تحفظات درست ثابت ہوئے ہیں. آج کے انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کی اپنی آئین کے خلاف ورزی ہے. پی ٹی اے کے آئین میں نگران کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور کووڈ کے زمانے میں پاکستان تحریک انصاف نے شفاف الیکشن کے لیے 1 سال مانگا, اور کچھ لوگ پی ٹی اے کے پلیٹ فارم پر اچانک نمودار ہوئے. الیکشن میں حصہ لینے کے لیے موقع نہیں دیا گیا. چند وکلا کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ پارٹی کی قیادت کون کرے گا. ہم نے 97 پاکستان تحریک انصاف کا آئین بنایا تھا. ہم نے آئین میں اس بات پر توجہ دی تھی کہ جمہوری پارٹی ہوگی. پی ٹی اے کے آئین میں ہر کارکن کی جو قیادت ہے وہ ہی اس کا فیصلہ کرے گی, اور بند کمروں میں چند لوگ یا وکیل بیٹھ کر یہ قیادت کا فیصلہ نہیں کریں گے. نامور وکلا جو آئین کا لیکچر دیتے ہیں آج جو فراڈ کا حصہ ہے. پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی ہائی جیک ہوئی تھی اور انٹرا پارٹی کے نام پر فراڈ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. مجھے ایزی لوڈ کہنے والے خود ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں. یہ جناب آپ کے سمجھنا ضروری ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ تو پی ٹی اے سے ان کو نکال دیا گیا ہے, وہ پی ٹی اے کے اس وقت حصہ نہیں ہے, تو وہ کس بنا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ سوالات اٹھا رہے ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے, ان کی کیا اوقات ہیں؟ انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی اے کے ہوئے ہیں, تکلیف کن کو ہے؟ نون لیگ کو. تکلیف کن کو ہے؟ پیپلز پارٹی کو. تکلیف کس کو ہے؟ فیض الحسن جان کو. تکلیف کس کو ہے؟ اکبر ایس بابر کو. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. لیکن خیر جناب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے لیے مزید خطرات بڑھیں گے. یہ کیسے الیکشن ہے جن میں پارٹی کے بانی اراکین حصہ نہیں لے سکتے؟ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں کاغذات نامزدگی دیے جائیں. ہم اس انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے. چند لوگ پی ٹی اے میں اچانک نمودار ہوئے جو کارکن کی حیثیت نہیں رکھتے. الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کی اسکروٹری کرے. لندن میں ایک مسلمان 2 بار میئر منتخب ہوا اور انڈیا کا بیک گراؤنڈ رکھنے والا شخص میرٹ پر برطانیہ کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. یعنی کہ پاکستان کے اندر باتیں برطانیہ کی کرتے ہیں, باتیں جناب یہ امریکہ کی کرتے ہیں, باتیں یہ کرتے ہیں یو کے کی. کام آپ کو ٹکے کا نہیں ہوتا. آپ نے کرپشن کرنی, آپ لوٹ مار کا پیسہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جناب ہمیں عدالتوں سے ریلیف مل جائے. یہاں پر چور چکے ڈاکو کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے اور آپ ایگزامپل دیتے ہیں حضرت عمر کی. ایگزامپلز آپ تو سننے, آپ گوروں کی ایگزامپل دیتے ہیں, آپ کا منہ نہیں تھکتا, اور حرام کا پیسہ کھا کر بھی آپ کا منہ جناب نہیں تھکتا. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن جناب خیر اس سب کے اندر جو دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جیل سے ایک ہنگامی پیغام جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. وہ پیغام اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے, اور عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ مجھے جناب یہ لوگ جو ہیں وہ سزائے موت دینے جا رہے ہیں. سائفر کا کیس ہے, اور سائفر کے کیس میں 20 افراد کے اوپر مشتمل جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا تھا. اس فیصلے کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ اس کیس کے اندر جو ملزمان ہیں ان کو سزائے موت اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اور پھر دوسری جانب دا انٹرسپٹ جو ہے ادارہ, ان کے جناب 8 جو امریکہ کے پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے جناب ایک لیٹر لکھا, اور اس لیٹر میں لکھا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ممکنہ طور پر سزائے موت ہو سکتی ہے, ان کو ممکنہ طور پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے, جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں. آج عمران خان صاحب نے اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے جو ہے وہ کچھ عام ترین پیغامات پہنچائے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور اس میں لکھا گیا, اور جو علیمہ خان انہوں نے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر جو دفعات لگائی گئی ہیں اس دفعات کے مطابق عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس میں ہمیں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. یہ انٹرنیشنل کیس ہے, ڈونلڈ لو کا نام دینے سے کیس انٹرنیشنل بن جاتا ہے, اور اس میں امریکہ بھی ملوث ہے.
जनरल लू ने साइफर जनरल बाजवा को छुपाकर भेजा था, छुपाकर जनरल लू ने साइफर जनरल बाजवा को भेजा था और वो वज़ीर-ए-आज़म के पास आ गया। जनरल बाजवा किधर हैं, आएं और जवाब दें। यानी कि साबिक आर्मी चीफ जो है उनको भी ये बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो डोनाल्ड लू पर अमेरिका में केस करेंगे। ये बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने अमेरिका जाने की जो है वो धमकी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि लंदन एग्रीमेंट के तहत चेयरमैन को हटाकर पाकिस्तान लेकिन था वो कमजोर और नवाज शरीफ केस खत्म किए जा रहे हैं और नवाज शरीफ केसेस एक दिन में जो है वो सेटल हो गए हैं। मफरूर नवाज शरीफ जो है उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। हमारे दौर में वो कैदियों को आइसोलेशन में रखा गया और ये जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने अपना पैगाम जो है वो जनाब मीडिया के जरिए अपनी बहन के जरिए मीडिया तक पहुंचा दिया है कि एक तो ज़ाहिर मौत है, दूसरा उन्होंने साबिक आर्मी चीफ की उसके ऊपर बात की, तीसरा उन्होंने कहा कि जनाब मैं जो डोनाल्ड लू के ऊपर जो है अमेरिका के अंदर जो है वह केस करूंगा और फिर जनाब फौज के सुप्रीम कमांडर जो है उनको बुलावा आ चुका है। साइफर केस में बड़ा खतरनाक मोड़ आया है और आज जनाब साइफर केस की समाअत हुई और ये साइफर केस की समाअत के ऊपर जो है वो ओपन ट्रायल नहीं हो सका क्योंकि अदालत ने ये कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, जेल के अंदर ही पब्लिक भी आएगी, मीडिया भी आएगा, वो बैठकर सुनेंगे। तो ना आज मीडिया और ना आज पब्लिक को रसाई जो है वो दी गई थी। कुछ लोग वहां पर बैठे थे, कैदियों की शक्ल के अंदर दिखाया जा रहा था कि पब्लिक है, लेकिन वो कैदी इमरान खान साहब के वकला के वकाले वो कैदी बैठे हुए थे और पब्लिक भी अंदर नहीं आ सकी, ना मीडिया अंदर आ सका, ना वो मीडिया रिपोर्ट कर सका। तो इस साइफर के केस के अंदर इमरान खान साहब ने समाअत के दौरान कुछ आंतरिक गुफ्तगू की। उन्होंने जज साहब से मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह के सिवा किसी भी जात का डर नहीं है और हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया है। साइफर के हवाले से उन्होंने एक बार फिर से जनरल बाजवा का नाम दिया कि उनको बुलाएं और जो है वो तहकीकात करें कि डोनाल्ड लू ने ये साइफर जो है वो उनको भेजा था और फिर ये किसी तरीके से शाह महमूद कशी जो है उनके हाथ लग गया और शाह महमूद कशी ने ये साइफर मुझे जो है पढ़ा दिया। शाह महमूद कशी साहब ने जो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि चलें इमरान खान साहब का आप जो है वो जेल ट्रायल कर रहे हैं, मेरा क्या कसूर है, आप मेरा ट्रायल जो है वो अदालत के अंदर करते हैं। और फिर शाह महमूद कशी साहब ने ये भी बात की कि जो हमारा ट्रायल है वो किसके तहत हो रहा है। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1926 है, 1923 है और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 और आर्मी एक्ट जो है उसको जनाब उसकी मंजूरी हुई थी प्रेसिडेंट हाउस से और फिर उसके ऊपर बड़े सवाल निशान थे। सदर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि मैंने तो उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, तो ये कैसे जो है वो एक एक्ट बन चुका है, कैसे ये कानून का हिस्सा बना है। तो ये बड़े रप्पड़ और बड़ा फंडा वहां पर डालना शुरू हुआ था। तो शाह महमूद कशी साहब ने ये बड़ी वाज़ेह कह दिया है कि फौज के सुप्रीम कमांडर को बुलाया जाए, यानी कि सदर पाकिस्तान को बुलाया जाए और उनसे हलफ उठवाया जाए कि क्या आपने इन दोनों कवानीन की मंजूरी दी थी जिसके तहत हमारा जो है वो ट्रायल किया जा रहा है। ये एक बड़ा अहम तरीन नुकता उन्होंने वहां पर उठाया था और फिर वकला ने बताया कि पब्लिक के नाम पर कैदियों को वहां पर बैठाया गया है, आम पब्लिक वहां पर मौजूद नहीं है। इमरान खान ने 2 बार ट्रायल के बाइकआउट का इशारा दिया है क्योंकि ये फेयर ट्रायल नहीं है और ना ही ओपन ट्रायल हो रहा है। तो इमरान खान साहब के वकला जो है बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर इमरान खान साहब जो है वो साइफर केस का बाइकआउट भी कर सकते हैं। तो ये अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक कर लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।